सब मेहमानों को विदा करने के बाद वंश के शरीर का पोर-पोर दुख रहा था। शादी में खूब रौनक थी पर अब सब मेहमानों के जाने के बाद पूरा घर भाई-भाई कर रहा था। सोचा क्यों न एक कप चाय पीकर थोड़ी थकान कम कर ली जाए और फिर वंश ने अपनी मम्मी शालिनी को आवाज दी, मम्मी, एक कप चाय बना दीजिए। फिर वंश मन ही मन सोचने लगा कि आरवी से भी पूछ लेता हूँ। बेचारी नए घर में पता नहीं कैसा महसूस कर रही होगी। वंश ने धीमे से दरवाजा खटखटाया तो आरवी की महीन सी आवाज सुनाई दी, कौन है? वंश बोला, आरवी मैं हूँ। अंदर जाकर देखा, आरवी एक हल्के बादामी रंग का सूट पहने खड़ी थी। न होंठ पर लिपस्टिक, न आंखों में काजल, न ही कोई और साज श्रृंगार। ऐसा नहीं था कि वंश कोई पुरानी सोच रखता था, पर आरवी के चेहरे पर वह लुनाई नहीं थी जो नई दुल्हन के चेहरे पर रहती है। वंश ने चिंतित स्वर में कहा, ठीक तो हो आरवी, चाय पियोगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी। और यह कहते हुए आरवी का स्वर इतना सपाट था कि वंश उल्टे पैर लौट गया। मन ही मन वंश सोच रहा था कि न जाने कैसी लड़की है। उसने तो सुना था कि पत्नी के आने से पूरे जीवन में खुशी की रुंझन हो जाती है, पर आरवी तो न जाने क्यों इतनी सिमटी सिमटी रहती है। रात को वंश कितने अरमान के साथ आरवी के पास गया था। कितनी सारी बातें करनी थी पर उसने देखा आरवी गहरी नींद में सोई हुई है। वंश को थोड़ी निराशा हुई पर फिर लगा हो सकता है बेचारी थक गई होगी। वैसे भी पूरी उम्र पड़ी है बात करने के लिए। अगले दिन वंश अपने दोस्त नीरज से यह बात बोल ही रहा था तो नीरज हंसते हुए बोला, हर कोई तुम्हारी तरह बातों में शताब्दी एक्सप्रेस तो नहीं हो सकता है, कुछ समय दो, एडजस्ट हो जाएगी। वैसे भी लड़कियां अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ कर आती हैं, तो उन्हें एडजस्ट होने में कुछ समय लगता है। आज रात वंश और आरवी अपने हनीमून के लिए मॉरिशस जा रहे थे। दिन से ही मोहित था। उसके होठों पर छोटा सा काला तिल, थोड़ी सी उठी हुई छोटी सी नाक, हंसते हुए गालों पर पड़ते गड्ढे, उठे हुए चीकबोन्स और लहराते काले घुंघराले बाल। आरवी का रूखापन उसे समझ नहीं आ रहा था। मॉरिशस में होटल के कमरे में पहुंचकर आरवी ऐसे सहम गई जैसे वंश उसका पति नहीं कोई अजनबी हो। वंश ने सोचा शायद आरवी हनीमून में थोड़ी खुल जाए। रात को आरवी बाथरूम से नहाकर निकली तो बच्चों जैसा नाइट सूट पहनी थी। वंश का सर्वांग जल गया। वंश झंझला कर बोला, आरवी, तुम्हें शादी का मतलब पता है या नहीं? आरवी कुछ न बोली पर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वंश घबरा गया और बोला, आरवी, मेरा वह मतलब नहीं था। सॉरी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, पर तुम मुझसे इतनी दूर क्यों रहती हो? आरवी धीमे से बोली, वंश, मुझे कुछ टाइम दे दो। आरवी, मैं तैयार हूँ, पर थोड़ा मुस्करा तो दो। हनीमून में भी दोस्ती करने की सारी कोशिश वंश ही करता रहा था। आरवी वहां होकर भी नहीं थी। वंश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे बात करे। दोस्तों से बात करेगा तो वे उसका मजाक उड़ाएंगे कि वह अपनी बीवी को काबू में नहीं रख पाया है। आरवी का बर्फ जैसा ठंडा व्यवहार वंश को अंदर तक जला देता था। वंश जैसे ही रात में आरवी के करीब जाने की कोशिश करता, आरवी की घिघी बंध जाती। वंश को ऐसा महसूस होता जैसे वह कोई बलात्कारी हो रिश्ते से मुक्त करा दूंगा, अन्यथा खुद को इन पूर्वग्रहों से मुक्त करो। आरवी झिकते हुए बोली, वंश, क्या आप मुझे चरित्रहीन, गिरी हुई लड़की नहीं मानते हो? आरवी, उस हिसाब से मैं अधिक चरित्रहीन हूँ, क्योंकि